अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड द वर्ड। गाइस आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे अली कैशियर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है और वहां पर वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और उसके साथ एक उमर नाम का लड़का भी होता है, जिसको घर में या वैसे गंजू गंजू कहते हैं। और अब वो अपनी ट्रेनिंग के लिए एक और रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो देखते हैं गाइस इस एपिसोड में क्या होता है कि अली के घर के हालात कैसे चलते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने घंटी का बटन भी नहीं दबाया तो घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। निमरा तानिया तकरीबन चीखती हुई लाउंज में दाखिल हुई। क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रही है, इतना गला फाड़ फाड़ कर, छुरी तरह दम तो ले। शिफा खातून को उसका अंदाज ज़रा ना भाया। खाला देखें, इसने मेरी नई कमीज़ जला दी और बताने की बजाय उल्टा तह करके रख भी दी। इसने हाथ में पकड़ी कमीज़ जो दामन से काफ़ी जल हुई थी दिखाई। हाँ तो जल गई होगी गलती से, इसमें इतना वावेला करने की क्या ज़रूरत है। अब अकेली जान क्या क्या करे, मेरी बच्ची बर्तन भी ये धोए, कपड़े भी, सहरी इफ्तारी भी यही करे। वो जो काफ़ी दिनों से भरी बैठी थी आज फूट पड़ी। तो ये अकेली नहीं करती कोई काम खाला, इतनी कोई शरीफ नहीं है आपकी बच्ची, बराबर काम करवाती हूँ मैं इसके साथ। और ये तो इसने जानबूझकर जलाई होगी, कैसे नदियों की तरह देख रही है। भाभी ज़ुबान संभाल कर बात करें, वरना मेरे मुंह में भी ज़ुबान है। मुझे नूर भाभी समझकर चलने की गलती मत करना। निमरा जो इतनी देर से चुप बैठी हुई थी बाला आखिर बोल पड़ी। आहिस्ता आवाज़ में बात करो, मुझे भी तुम नूर समझने की गलती मत कर लेना कि जैसे चाहो बात कर लोगी। तानिया ने उसकी उठी हुई उंगली को अपनी उंगली से नीचे करके नखुवत से कहा, क्या तुम लोगों ने उठते के साथ ही तमाशा शुरू कर दिया? अफ्तारी का टाइम हो रहा है, अभी तक चूल्हा नहीं जला, कुछ शर्म है कि नहीं? इन्होंने दोनों को बुरी तरह घर का। आइंदा तमीज़ से बात कीजिए, और मुझसे ये मेरा घर है, मेरे बाप का, आपका या आपके शोहर का नहीं, समझ आई? निमरा ने वार्न करने से अंदाजी में कहा और फर्श पर गिरी इसकी कमीज़ को पैर से उछालती हुई चली गई। खाला देखा आपने कैसी बदतमीज़ी करके गई है मेरे साथ। बड़ी हूँ इससे मैं उम्र में, फिर भी वो सुलग रही थी। तो तुम भी अपने बड़े होने का ज़रफ़ दिखाती। वो तो बच्ची है, नादान है, मैं समझाऊंगी उसे, मगर अपना रवैया भी दुरुस्त करना होगा तुम्हें बेटा। शिफा खातून ने अपने लहजे में चाशनी बोलकर कहा। अब दोनों जाओ मिलकर अफ्तारी की तैयारी करो। गज़ब खुदा का 5 बज रहे हैं और कोई नामो निशान नहीं अफ्तारी का। बुलाएं उसे तब ही जाऊंगी मैं। तानिया भी ढीठ हुई। बुला रही हूँ, कहा ना तुम जाओ रसोई में। मुझे ज़ुबान दराज़ी बिल्कुल नहीं पसंद तानिया, सब प्यार मोहब्बत पर तरफ। उन्होंने साफ बात की। जा रही हूँ, पैर पटक कर कहती हुई वो जाने लगी। इस निमरा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आने दो दानियाल को बताती हूँ उसे, आई बड़ी मेरे बाप का घर। उसने किचन में कदम धरते हुए खुद से कहा। अस्सलाम वालेकुम। ब्रांच के अंदर वो लोग दाखिल हुए तो एक खुश शक्ल अधेड़ उम्र के आदमी ने उनका इस्तकबाल किया। वालेकुम अस्सलाम, हमें उमर फरमानी ने भेजा है। आपका नाम गालिबन फ़िदा हुसैन है। उमर ने ही शुरुआत की बोलने की। जी मेरा नाम फ़िदा हुसैन ही है। इस आदमी ने खुश इखलाकी का मुजाहरा किया। आप लोगों को उमैर ने काम तो बता ही दिया होगा। अभी 1 घंटे बाद काउंटर शुरू होगा तो 3 डिफरेंट एप्लीकेशन से ऑर्डर्स आएंगे। डिलीवरी के और डाइनिंग टेक अवे तो साथ साथ चलता रहेगा, बस अफ्तारी के वक्त थोड़ा रश लगेगा जो 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। मगर जो रश लगेगा उसमें पीछे आप सबको अपनी हाथ तेज़ी से चलाने हैं, इसलिए आप लोग भी इनके साथ प्रिपरेशन में हाथ बटाएँ। सबसे पहले आप सब मुझे अपने अपने नाम बता दें। फ़िदा हुसैन ने प्रोफेशनल अंदाज में बात मुकम्मल की। सब ने बारी बारी अपना नाम बता दिया। आप मुहीब हमारे कुक 1 रज़ा के साथ पोटैटो ब्लांचिंग का देखेंगे, और तंजील भाई आप हमारे कुक 2 के साथ मिलकर हर ब्लांच पोटैटो की ट्रे पर कलिंग फिल्म चढ़ाकर उसे इस स्टैंड में लगाएंगे। और अली और उमर आप दोनों पोटैटो पुलंग करेंगे और कुक 3 जहांदे पोटैटो कटिंग करेंगे। उसने एक एक करके सबको उनका काम बता दिया, जिस पर सब ने सर हिला दिया। मगर उमर बोला, चले हम ये सारे काम कर लेंगे, मगर इनमें हमारी ट्रेनिंग कहाँ गई? और वैसे भी जब काउंटर शुरू होगा तो हम लोग तो पीछे होंगे, आगे का काम हम कैसे सीखेंगे? बात तो सही है तुम्हारी, अली ने फ़ौरन तायद की। जी मगर आपको इस ब्रांच में मेन्यू वगैरह याद करने के लिए ही भेजा गया है। 2 दिन इसके बाद पीर से आप सबको DMC हाइपर स्टार जाना है, वहाँ आप लोगों को ट्रेनिंग बतौर कैशियर होगी। फ़िदा ने अपनी पहली बतीसी की नुमाइश करते हुए बोला। सीधा बोलो ना कि तुम लोगों के पास अभी लड़कों का फुकदान है, तो हमें वो दिन
यहाँ रगड़ा देने भेजा है। उमर ने कुर्सी पर बैठते हुए बड़बड़ाकर कहा, वैसे तुम्हारी ज़ुबान को चैन नहीं है? अली ने तंज किया, उसे डालो भट्टी में। मुझे ये समझ नहीं आता कैशियर का इन सब से क्या ताल्लुक? भाई अजीब है, या तो इश्तिहार ही दिया करें, कुक की ज़रूरत है। ये क्या खुदा पहाड़ निकला चूहा, ये पोटैटो करने से आलू अंग्रेज़ का बच्चा तो बनने से रहा। और ये ब्लांचिंग क्या होता है? उर्दू में बोलो, आधे कच्चे निकालने आलू। और प्लंग शेलिंग का क्या? आलू छीलना बोल दो। अजीब हैं ये लोग, अंग्रेज़ी नाम रखकर समझते इनका लेवल बढ़ेगा घंटा। वो सख्त तपा हुआ दिखाई पड़ता था, तब ही इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर उनको सुना रहा था। जैसे ही तो कंपनी का मालिक। उमर चुपचाप काम करवा, घर करना है तो। अली ने उसे डपट दिया। वही वॉशरूम गया था और फिर बाहर से ही चला गया, उसकी बाइक भी नहीं खड़ी। तंजील ने फिंगर चिप्स के शक्ल में कटे हुए आलू बास्केट में भरकर उसे फ्रायर में खोलते तेल में डुबो दिए। ऐसे काम करवाएंगे तो कौन करेगा? मैं भी नहीं आने वाला कल से। आज तो किराया लगाया है तो वो तो पूरा करूं स्टाफ फूड से। उमर ने फ़ौरन फ़ैसला करके बताया। तुमने कितना पढ़ा है उमर? अली ने आलू छीलकर पानी से भरी बाल्टी में फेंका। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, NED यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छी जॉब कर रहा था कि इलेक्ट्रिक में ग्रिड मैनेजर की पर वहाँ के लोगों के साथ साजिशों का शिकार हो गया। किसी को हज़म नहीं हो रही थी ये बात कि एक कसाई का बेटा कैसे इतनी बड़ी पोस्ट पर आ गया। जो मुझसे बड़ी पोस्ट पर थे उन्होंने अपने जानने वालों से वादा किए हुए थे, बस एक प्रैक्टिकल में बिल्कुल मामूली सी गलती को वजह बनाकर निकाल दिया गया। खैराब तो ये 1 साल पुरानी बात है, तब से ख्वार ही हो रहा हूँ जॉब के लिए। छोटी छोटी कितनी ही नौकरियाँ करनी, पाकिस्तान में सिर्फ जलालत है और कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ पैसा बोलता है, पैसा। उमर नखुवत से बोला, बात तो सच है मगर बात है रसोई की। अली फीकी हंसी के साथ बोला, तुम बताओ, इतनी भरी जवानी क्या ज़रूरत थी हलाल होने की, मतलब शादी? ये बोलने वाले तुम ही हो सिर्फ अब तक के भरी जवानी में। वो बाकायदा हंसकर बोला, क्यों तुम 40 से ऊपर के हो? वो सादा से अंदाज में बोला, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कितना पढ़ा हुआ है? और सुनो, ग्रेजुएशन से कम नहीं होनी चाहिए हाय ताकि इस दिल को भी आसरा हो। अकेले नहीं हूँ मैं हम इन बेकदरों की दुनिया में। वो तासब से बोला, बहुत हुई फिल्मी हो तुम। खैर खुश हो जाओ, तुम वाकई अकेले नहीं हो। मैं हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो यहाँ आलू छील रहा है बैठकर। उसके अंदाज से यासियत मुतरशिक थी। क्या फ़ायदा इसी तलीम का भाई? इससे अच्छा तो इतना पैसा किसी कारोबार में लगा लेते तो सुकून तो होता। इस पढ़ाई ने चले की भट्टी में झोंक दिया। इन डिग्रियों को ले जाकर या किसी रद्दी वाले को बेचकर चंद पैसे ही हासिल कर ले। वो यकदम ही जज्बाती हो गया था। इतनी नाउम्मीदी अच्छी नहीं होती मेरे भाई, अल्लाह सब ठीक करने वाला है। वो सिर्फ अमीरों का खुदा, गरीबों से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। वो नहीं जानता था वो क्या क्या कह रहा है। शायद तौबा करो, कैसी बातें कर रहे हो? अली ने सख्ती से कहा, आह माजरत, मगर मैं ऐसा ही सोचता हूँ और मेरी ये सोच कोई बदल नहीं सकता। तो अगर वो मुझे माला माल भी कर दे तो कोई खुशी नहीं, वो भूखा मार दे तो कोई गम नहीं। मैंने उससे उम्मीदें लगाना छोड़ दी हैं क्योंकि वो सुनता ही नहीं अमीरों का खुदा। मायूस होना कुफर के बराबर है, क्योंकि मायूस होने का मतलब है कि इंसान ने खुदा के होने का इनकार किया। अगर खुदा है तो फिर मायूसी किस बात की? वही संभाल लेगा जो भी परेशानी होगी, क्योंकि खुदा जो है। मगर जो लोग मायूस हो जाते हैं वो अंदर ही अंदर, दिल में ये यकीन कर लेते हैं कि खुदा का वजूद नहीं है। वो दहरिए हो जाते हैं। तुम अब इस नहज पर नहीं पहुँचे हो, तुमने इसके बावजूद से इनकार नहीं किया। तुम मानते हो वो है, भले तुम उसे अमीरों का कहो मगर वो सबका खुदा है। अली ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मजबूत लहजे में कहा, तुम्हारी बात सुनने में अच्छी लगती है, मगर हाँ, सिर्फ सुनने में। खैर दोस्त, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए, फिर कभी करेंगे ये बातें। तुम तो कल आओगे ही नहीं? अली ने सवाल किया। हाँ, नहीं आऊँगा, मगर दोस्त तो कह दिया ना, और मुझे वाकई किसी की ज़रूरत है। मैं खुद भी इस मायूसी से निकलना चाहता हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। लो, तुम लोगों की बातों में पता ही नहीं चला कब सब 7 बोरी आलू हो भी गए। कटिंग करते जहांज़ेब ने कहा, वाह अरे किस्मत, जो मेरी बीवी मुझे घर में किचन में घुसने नहीं देती। यहाँ देखो क्या क्या करना पड़ रहा है। उमर ने हाथ झाड़ते खड़े होकर कहा, आपने कहा था 9 बजे तक छुट्टी हो जाएगी, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। नूर ने कमरे का पंखा चालू करते हुए पूछा, तुम क्या पंखा बंद करके बैठी हुई थी?
हाँ, मैं छत पर चली गई थी, कुछ देर अच्छी हवा चल रही थी। उसने झट फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर गिलास में पानी उंडेलकर उसे दिया। कैसा रहा पहला दिन? क्या काम किया? सांस तो लेने दो पागल। वो गिरने से अंदाज में बेड पर बैठते हुए बोला। ऐसे किस्तों में क्या लेटे हुए हैं? या तो ज़मीन पर लेट जाएं या बेड पर। उसने कोनों से निकलती बेड की चादर ठीक की। वो मुस्कुराता हुआ सही से बेड पर लेट गया। अच्छा ना, आप बताएं, वो बराबर में बैठते हुए बोली। अच्छा रहा, क्या करना क्या था? एसी में खड़े रह रहकर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाओ। उसने सच ना बताया। बहुत काम था क्या? हाँ था तो। वह नूर के हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए बोला। एक तो इन अमीरों को भी ठूंसने के अलावा कोई काम नहीं, बड़ा फालतू रुपया होता है इन लोगों के पास। वो जलकर बोली। तौबा है ना, इन्हें क्यों को कोसती हो? अल्लाह ने उन्हें दिया है तो क्यों ना अच्छा खाएं, हमें देगा तो हम भी खाएंगे। उसने हंसते हुए कहा। हाँ, इसमें हंसने की क्या बात है? वो नाराज़ होकर बोली। तुम्हारे बोलने के अंदाज़ पर हंसी आ रही, मतलब इसमें उनकी क्या गलती? अच्छा अच्छा, अब उठें, जाकर नहा लें, खाना भी तैयार ही है। मुझे यकीन है आपने बाहर का कुछ नहीं खाया होगा और रोज़ा भी सिर्फ पानी से खुला होगा। इसने बाकायदा उसे उठाते हुए कहा। हाँ, भूख तो बहुत लगी है, जो भी है ले आओ जल्दी से। और हाँ चोरनी, इससे पहले मेरी पेंटिंग हंगालो, खुद ही दे रहा हूँ, 150 रुपया आज का स्टाफ फूड। उसने 100 और 50 का नोट नूर को देते हुए कहा। इसने अली का हाथ से नोट खींच लिए। अब नाराज़ क्या होना, चोरनी तो हो तुम। इसने मज़ीद चढ़ाना चाहा। अच्छा वो सब छोड़ें, ये सारे मुझे क्यों दे रहे हैं? अपने पास रखें, पेट्रोल ख़त्म कोई हो जाए, बाइक पंचर हो जाए तो कुछ तो आपके पास हो। हाँ, ये भी ठीक कह रही हो तुम। लाओ वापस दो मेरे पैसे। इसने नूर के हाथ से छीन कर कहा। गनीमत ही जाने दे रही हूँ, सदके आपकी फ़राख दिली पर। अली ने उसके बाल खींच कर कहा। अच्छा ना, आप जाएं, मैं भी रोटियां बना लूँ। उसने अली को वॉशरूम की तरफ धकेला और ख़ुद मुस्कुराकर सज झटकती फ्रिज से गूंदा हुआ आटा निकालकर रोटियां बनाने चली गई। मैं तो चाहकर भी खुश नहीं हो पा रहा नूर। वो दोनों कुछ देर पहले ही डॉक्टर के पास से आकर बैठे थे। क्यों खुश क्यों नहीं हैं आप? नूर ने हैरानगी से पूछा। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इतना कि तुम्हें बता नहीं सकता, मगर इन हालात में ये खबर न जाने क्यों दिल बिठाए दे रही है। हम दोनों तो फिर भी किसी तरह गुजार रहे हैं, मगर अब तुम्हारे साथ एक और जान है जिसके लिए अच्छी ग़िज़ाइयत बहुत ज़रूरी है। वो अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्तरब सा होकर बोला। इसमें परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अली जिसने हमें ये खुशी दी है उसकी हिफाजत भी करेगा। इसने अली के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। मैं मुसलसल हर अच्छी जगह अप्लाई भी कर रहा हूँ, मगर कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। परेशान होने से क्या हो जाएगा अली? क्या हालात बदल जाएंगे चुटकी बजाते ही? नहीं, ऐसा नहीं होगा, अलबत्ता आप ज़रूर अंदर ही अंदर घुलते चले जाएंगे। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, बस हमें भी कोशिश करनी चाहिए, और आप कर रहे हैं। इस पर भरोसा रखें, बेहतरीन नेमुल बदल अता करेगा इंशाअल्लाह। दोनों ने बैक आवाज़ होकर कहा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नूर, इतनी अच्छी खबर के लिए। मैं हमारे बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो मेरे इख्तियार में होगा। इसने नूर को देखकर मुसम्मन इरादे से कहा। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्या मैं नहीं जानती? नूर की इस बात पर वो दिल से मुस्कुरा दिया। एक और बात, तुम नीचे किसी को कुछ नहीं बताओगे। इसका अंदाज़ यकदम तलख हुआ। अली, इतना भी नाराज़गी अच्छी नहीं होती। मुझसे आगे से बहस मत किया करो तुम यार, जब कह दिया नहीं तो नहीं। नूर हयात, इसे बोलते बोलते ख़ुद ही एहसास हुआ कि वो उसके साथ भी तलख हो रहा है, इसलिए बात के आखिर में नूर हयात कहकर उसके चेहरे पर मुस्कान बखेर दी। ठीक है नूर के अली, इसने आंख दबाकर शरारत से कहा। अच्छा जी, अली ने मुस्कुराकर कहा। हाँ जी, वो उसी के अंदाज में बोली। फिर दोनों हंस दिए। अच्छा एक काम कर दो यार, इस्त्री से कपड़ा गर्म करके कंधे पर सुकाई कर दो, थोड़ा दर्द हो रहा है, इससे पहले मज़ीद बढ़ जाए। ठीक है, आप आराम से लेट जाए, मैं करता हूँ, उसने मतानत से कहा और खड़ी हो गई। तुम तो कह रहे थे अब नहीं आओगे, और देखो जल्दी आकर खड़े हुए हो सबसे पहले, और 2 दिन कहाँ गायब थे? अली ने उसे बंद पड़ी ब्रांच के बाहर खड़े देखकर पूछा। आ गया बस। उसकी आवाज़ बहुत बोझल थी। सब ठीक है ना उमर? हाँ ठीक है, बस यूँ ही तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। अली ने साफ महसूस किया कि वो कतरा रहा है। कल से तो वैसे भी हम DMC जाना है। अली ने बात बदली। हाँ। वो दोनों दरवाजे से थोड़ा हटकर बैठ गए। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, वो उसे यूँ ही खामोश बैठा देखकर बोला। सब ही परेशान है, यहाँ कौन सुखी है? वो यासियत से गोया हुआ। अगर दोस्त मानते हो तो बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते।
اس نے قطعیت سے کہا۔ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو، کہہ کر باتیں خود تک ہی رکھ کر ہم خود کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں۔ وہ چیخ رہی ہوتی ہیں، اندر چلا رہی ہوتی ہیں، ہمارے وجود میں ٹکریں مار رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے وجود میں نہیں سما پاتی ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ایک وقت آتا ہے وہ خاموش ہو جاتی ہیں، مگر تب اندر سب ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ طوفان تھم تو جاتا ہے مگر بہت بڑی تباہی مچا کر۔ علی نے آسمان کی جانب نظریں کیے کہا، میں اس اذیت میں پچھلے 1 سال سے ہوں اور ابھی تو میرے اندر وہ چیخیں خاموش نہیں ہوئی تھی کہ پھر وہی اذیت، وہی کرب مجھ پر تحفے میں مل گیا۔ عمر کی آنکھوں کے کنارے اب بھیگنے لگے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو صرف 1 دن پہلے سے جانتے ہیں، مگر ایسا لگتا نہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمارا ساتھ سالوں سے ہے۔ میں نے کہیں نہیں سنا تھا برے وقت میں ساتھ چھوڑ جانے والے دوست نہیں ہوتے، بلکہ جو برے وقت میں آپ کا ہاتھ تھامے وہی آپ کا سچا دوست ہوتا ہے۔ عمر ہارنے لگا تھا۔ مجھے اپنا وہی دوست سمجھو اور بتاؤ کیا بات ہے گنجو؟ آخری بات اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے مکمل کی۔ ہمدردی کے 2 بول واقعی بہت اثر کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو اس بات کا یقین دلائیں کہ ہاں آپ اس کی بات سنیں گے، سمجھیں گے، تو بھلے اس انسان سے آپ کی واقفیت چند منٹ پرانی کیوں نہ ہو، آپ اسے مسیحا دکھائی دیں گے۔ عمر نے بے اختیار ہو کر اسے اپنے گلے لگا لیا اور بری طرح رونے لگا، اتنی بری طرح کہ عمر کی خود کی آنکھیں بھی جھلک پڑیں۔ کیا ہوا بتاؤ؟ علی نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، میری بیوی کا مسکیریج ہو گیا ہے۔ اس نے علی سے الگ ہوتے ہوئے بتایا۔ علی چپ تھا، اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کن لفظوں میں اسے تسلی دے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ علی نے دوبارہ اسے خود سے لگا کر کہا، نہیں ہوتا، اب نہیں ہوتا، یہ دوسرا مسکیریج ہے، اس کا صرف اس وجہ سے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے، اسے وہ غذا میں دے ہی نہیں پایا جو اس کی ضرورت تھی۔ تم نہیں جانتے کن حالات سے گزر رہا ہوں میں علی، تم نہیں جانتے۔ وہ بالکل کسی بچے کی طرح بلکتے ہوئے بولا، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا عمر۔ کیسی ہمت؟ کیسی؟ اپنے ان ہاتھوں سے میں نے اپنے 2 مہینے کے بچے کو دفنایا۔ تم نہیں جانتے وہ میرے لیے موت تھی، موت۔ میں اپنے بچے کو نہیں بچا سکا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اسے ڈاکٹر کو دکھا سکتا۔ وہ بخار میں تڑپ کر مر گیا۔ میرے ہاتھوں میں جان دی اس نے، ان ہاتھوں میں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، بچہ۔ علی کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے کر بری طرح مسل ڈالا۔ ہاں، 1 سال پہلے میرا بیٹا انس میرے ہاتھوں میں تھا۔ میرا انس بہت اچھے سے ہماری زندگی گزر رہی تھی، مگر پھر حالات نے پلٹی کھائی، نوکری گئی، ماں باپ تو پہلے ہی نہیں تھے، اور غریب رشتہ داروں سے کون سا تعلق رکھنا پسند کرتا ہے، پھر وہ بھلے سگے بھائی بہن کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنے بچے کے لیے سب کچھ کیا۔ بے روزگاری کا یہ عالم تھا کہ گھر میں واقعے ہونے لگے، مگر میں نے صرف اپنی بیوی اور بچے کی شکل دیکھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی علی، مگر میں اسے نہیں بچا سکا۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ کہنے کو تو یہ سرکاری ہسپتال میں مفت علاج کرتے ہیں، مگر ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ میرے انس کو دیکھنے کے لیے میں نے کھو دیا اپنی جان، اپنے انس کو۔ ابھی اس کے جانے کے صدمے سے نہیں ابھرا تھا۔ 2 مہینے بعد پھر سے پہلے کے زخم رسنا بند نہیں ہوتے، اور پھر نیا زخم اس جگہ میں کیسے ہمت کروں؟ عمر اپنا ہاتھ دیواروں پر زور زور سے مارنے لگا۔ عمر خود کو تکلیف دینے سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ وہ لمحہ اذیت سے کس قدر مشروط تھا یہ اب علی سمجھ سکتا تھا۔ وہ بھلے باپ نہیں تھا مگر بننے والا تھا، اور اس کی لاچارگی محسوس کر سکتا تھا۔ اور تم کہتے ہو وہ سب کا ہے؟ نہیں، وہ صرف اور صرف امیروں کا ہی ہے، انہی کو دیتا ہے۔ سب جھوٹ ہے، فرضی باتیں ہیں۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا بھی امیر کے بچوں کو ہی ہے۔ اس سے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا اب اول فول بک رہا تھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، تم خود کو سنبھالو۔ تمہیں صرف اپنا نہیں، بھابھی کا بھی خیال رکھنا ہے نا۔ تم جس اذیت سے گزر رہے ہو، تم جس کرب میں ہو، اس سے کئی زیادہ تکلیف میں وہ ہوں گی، کیونکہ وہ ماں ہے۔ ان کے لیے خود کو سنبھالو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی کوئی رات نہیں جس کی صبح نہ ہو۔ وقت لگے گا مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر آنکھوں میں آنسو اس کے بھی تھے۔ وہ تو بالکل چپ ہو گئی ہے، کچھ نہیں کہتی، ایک لفظ نہیں۔ اس بار کے مسکیریج نے اسے بری طرح توڑ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کبھی کچھ بولا ہی نہیں اس نے، بس میرے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی رہی، مجھے کہیں بھی نہیں جانے دے رہی تھی۔ آج بھی میں کتنی مشکل سے… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ اذیت اور دکھ وہ مزید نہیں بتا سکتا تھا۔ ٹھیک ہو جائیں گی بھابھی، انشاءاللہ، اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر آؤں گا، ان سے ملنا۔ ایسے وقت میں انسان کو صرف ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فکر مت کرو عمر،
میں کبھی کبھار سوچتا ہوں میں ہی کیوں میرے ساتھ ہی کیوں، ایسا کیا گناہ کر دیا میں نے؟ وہ رقت امیز انداز میں بولا، ضروری تو نہیں نا کہ ہر آزمائش کسی گناہ کے عوض ملے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزما بھی رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ آزمائشیں آگے کی خوشحالی زندگی کا صدقہ ہوں۔ علی نے اس کے ہاتھ کو دبا کر کہا، پتہ نہیں کیا ہے، کیوں ہے، مگر جو بھی ہے اب میری برداشت سے، اپنی فکریں اسے سونپ دو، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ علی نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ عمر مزید کچھ نہ بولا۔ مینیجر بھی آ گیا۔ اب شاباش، سنبھالو خود کو، تمہیں مضبوط رہنا ہے عمر، کمزور لوگوں کی دنیا نہیں ہے، چاہے جیسے بھی حالات، کبھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ ہم بعد میں بات کریں گے اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ عمر نے بھی فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، کیا ضرورت تھی چھوٹے ماموں اور خالہ کو افطار پر بلانے کی؟ نمرہ نے تانیہ کا خیال کیے بغیر کہا۔ کیا مطلب کیا ضرورت تھی؟ تانیہ نے تڑک کر پوچھا۔ مطلب یہ، اب وہ لوگ اکیلے تو آئیں گے نہیں، سب کی پوری فیملی آئے گی، اور اتنی تیاریاں کون کرے گا؟ میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو چولہے میں مروں، روزے میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ نمرہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ایسے کیسے نہیں کرے گی؟ تو کوئی نواب کی بچی ہے کیا؟ تم دونوں ہی کرو گی مل کر سارا کام؟ شفا خاتون نے ڈپٹ کر کہا۔ ہاں خالہ، میں کرواؤں گی نا اس کے ساتھ کام، تانیہ نے فوراً کہا، جس پر نمرہ نے شدید حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھ، یہ ہوتی ہیں کام والی لڑکیاں، اور میں صاف کہہ رہی ہوں، کل کی افطاری میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے حکم صادر کیا اور کمرے سے چلی گئیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نمرہ نے اپنی حیرت کے چلتے بے اختیار سوال کر ڈالا۔ کیا مطلب؟ تانیہ سمجھ کر بھی انجان بنی۔ کچھ نہیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کل صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے، اس نے کندھے اچکا کر کہا اور چلی گئی۔ میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے نمرہ جانی، تمہاری صاف کرنے ہی، جب کل پورے دن اکیلی گرمی میں سڑو گی نہ کچن میں، تب پتہ چلے گا، اس نے طنزیہ مسکرا کر خود سے کہا۔ علی، تمہارا فون بج رہا ہے، عمر نے کنٹینر میں مایونیز کا پیکٹ خالی کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو کس کا ہے، یقیناً نور کا ہوگا، اس نے دوسرا پیکٹ کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، بھابھی کا نہیں ہے، کوئی انجان نمبر ہے، عمر نے ایک نظر اسکرین پر ڈالتے ہوئے اسے بتایا۔ اچھا، تو تم یہ آخری پیکٹ خالی کر دو، میں جب تک دیکھتا ہوں کون ہے۔ اس نے پیکٹ بند کر کے پائلٹ پر رکھا اور نیچے رکھے اپنے موبائل کو اٹھا لیا۔ فون بج کر بند ہو گیا تھا۔ لو، کال بھی بند۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا اور دوبارہ بج اٹھا۔ وہ برانچ سے باہر آ گیا۔ ہیلو علی، دوسری طرف سے آنے والی آواز کو وہ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا، وہ زونیہ ہی تھی۔ کون؟ مگر حیرت انگیز طور پر اس بار اس کی آواز سن کر نہ تو اسے غصہ آیا تھا، نہ ہی کوئی یاد تازہ ہوئی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم مجھے بھول جاؤ۔ اس کی کھنکتی ہوئی آواز اسے اپنے کانوں میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دیکھیے محترمہ، میں آپ کو واقعی نہیں پہچانا، برائے مہربانی اپنا نام بتائیں، اس نے بروقت اپنے منتشر ہوتے اعصابوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ واقعی بھول گئے ہو مجھے؟ اب کی بار آواز میں حیرت تھی۔ میں نے آپ کو واقعی، زونیہ بات کر رہی ہوں علی، زونیہ، اس نے علی کی بات کاٹ کر تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ علی خاموش رہا۔ اب یاد آئی ہے، یہ بتاؤں کون سی زونیہ؟ اس کی آواز میں لرزش واضح تھی۔ کہاں آ گئی ہو تم زونیہ؟ اب چیخ کر تمہیں بتانا پڑ رہا ہے کہ تم ہو، علی نے طنز کیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کال کی تھی، مگر تب تم نے میرا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ میں نے اس کے بعد تم سے کوئی رابطہ نہیں کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں عدت میں تھی، اور پھر اپنے یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ مجھے یہ سب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے سختی سے ٹوک دیا۔ بہت ناراض ہو تم مجھ سے، ہونا بنتا بھی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا علی، بہت غلط۔ میرا تم سے ایسا کوئی تعلق نہیں باقی جس کے برتے پر میں تم سے ناراض یا راضی رہوں۔ تم اجنبی ہو میرے لیے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اتنا سرد لہجہ تمہارا نہیں ہو سکتا میرے لیے، وہ بھی آواز میں بے یقینی تھی۔ آئل کیوں کی؟ علی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ تم سے ملنا چاہتی ہوں، معافی مانگنا چاہتی ہوں، پلیز منع مت کرنا، وہ عاجزی سے بولی۔ سوری، میں اجنبیوں سے نہیں ملتا، نہ مجھے ان کی باتیں بری لگتی ہیں، تو معافی کس بات کی، بلکہ میں تو تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، اس کے لیے تو میں 1000 بار تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نور کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ علی، بس ایک بار میری بات سن لو، پلیز پلیز۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، پیچھے سے نور کی کال آنے لگی۔ میں فون رکھ رہا ہوں، امید ہے آئندہ تم مجھے کال نہیں کرو گی، اللہ حافظ۔ اس نے زونیہ کی بات سنے بغیر فون رکھ دیا۔ جی نور علی، اس نے فوراً فون دوبارہ کان سے لگا کر محبت سے کہا۔ کیا کہوں؟ اس کی آواز مدھم آئی۔
कुछ भी कह लो, मैं सुन लूँगा, भले से फिर बुरा भला कह दो। अली ने हंसते हुए कहा, अच्छा बोर हो रही थी, अब मैं तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए क्या फ़ोन पर गाना सुनाऊं? आपसे बात करना ही बेकार है, आप और आपके ताने। नूर निबरा मनाया, अरे तुम तो नाराज़ ही हो गई। अच्छा बताओ क्या कर रही थी? बल्कि अगर मैं पूछूं कि क्या काम कर रही तो ज़्यादा बेहतर है, उसने शरारत से कहा। कोई काम नहीं, तभी तो आपको कॉल की, वरना परेशान करती। दूसरी तरफ से बेजारी सी आवाज़ सुनाई दी, मतलब मैं तुम्हारा टाइम पास हूँ? उसने मज़ीद चढ़ाना चाहा। कह सकते हैं आप। वो समझ चुकी थी कि अली उसे तंग कर रहा है। जल्दी से 9 बज जाएं बस, नूर ने बहुत आहिस्ता से कहा, मगर उसने सुन लिया था। इतनी बेकरारी खैर तो है, वो शौक लहजे में बोला तो नूर को अपनी हमाकत का एहसास हुआ। अच्छा अली, मेरा बैलेंस ख़त्म हो रहा है, 2 बज रही है, घर आएंगे तब बात करेंगे, अल्लाह हाफिज़। उसने जल्दी से फ़ोन रखना चाहा, जबकि अली उसकी हड़बड़ाहट पर मुस्कुरा रहा था। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जानम, और फ़िक्र मत करो, जल्दी 9 बज जाएंगे। 9 भी। उसके मुंह से बेख्तियार ही जानम लफ्ज़ अदा हुआ। उसे खुद हैरानी थी, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन रखा जा चुका था। 2 बज रही है, वैसे किसी मस्खरे से कम नहीं है मेरी बीवी। उसने फ़ोन जेब में रखते हुए खुद से कहा और वापसी ब्रांच की तरफ चल दिया। क्या हर वक्त तुम इधर उधर लगी रहती हो? एक कमरा है सिर्फ, उसमें क्या क्या काम करोगी तुम? अली ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ बिठा लिया। परेशान हो नूर? उसने नूर का चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछा। नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? उसने नज़रें चुराईं। तुम्हारी आंखें मैं पढ़ सकता हूँ नूरे अली, ये झूठ नहीं कहती मुझसे। अब बताओ क्या बात है? उसने नूर की आंखों में देखते हुए पूछा। अली कुछ नहीं हुआ, नूर बताओ मुझे। उसने नूर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बहुत मुलायमत से पूछा। कुछ भी नहीं हुआ। तुम क्यों इतनी ज़िद्दी हो, जबकि तुम जानती हो कि मैं बात जाने बगैर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं? अली ने झुंझलाकर कहा। तेल ख़त्म हो गया है और जो थोड़ा आटा बचा था उसमें कीड़े पड़ गए हैं। अभी मैंने छानने के लिए निकाला तो देखा सिर्फ चावल रहते हैं, जो आज बना दिए हैं मैंने। मगर आप परेशान नहीं हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। नूर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली में अंदाज में कहा। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। अली ने तंज़ी अंदाज में खुद से कहा। सब ठीक हो जाएगा अली, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वैसे भी आपने जो पैसे दिए हैं 150 रुपये, उससे 1 किलो आटा और पाव तेल तो आराम से आ जाएगा। दालें कुछ रखी हुई हैं थोड़ी। अली खामोश रहा। अली, मैं इसीलिए नहीं बता रही थी आपको, देखें आप परेशान हो गए, पहले ही इतने थके हुए हैं आप। इसने अली की तरफ देखते हुए मुतासफ़ाना अंदाज में कहा। तुम्हें इस हालत में भरपूर ग़िज़ा की ज़रूरत है, मगर मैं तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहा है। नूर, लानत है मुझ पर। बस बकवास उन्हें करें जब आप समझ आई, बहुत फजूल बातें हैं, बिल्कुल चुप। इसने अली को डांट कर रख दिया। मुझे चुप करवाने से सच तो नहीं बदल जाएगा नूर, इसने वक्तमेज़ अंदाज में कहा। अली, मत करें ऐसी बातें, मुझे आप पर यकीन है और आपसे ज़्यादा अल्लाह पर, वो सब ठीक करेगा। उसने अली के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। कहाँ जा रही हो? खाना लेकर आ रही हूँ, आपको भूख लगी होगी। नहीं लग रही, तुम मेरे पास बैठी रहो बस, अली ने अपने बाहें वाह करते हुए कहा। अली, मैं आपके पास ही हूँ, मगर खाना खा लूँगा बाद में, अभी मेरे पास आओ। अली ने इसरार किया। आपसे कभी जीत नहीं सकती, बहुत ज़िद्दी हैं आप, नूर ने उसके साथ बैठते हुए कहा। अली ने उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। तो मत ज़िद किया करो, जब तुम्हें पता है मेरे आगे तुम्हारी नहीं चलनी, अली ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मगर मुझे अच्छा लगता है आपका मुझ पर रौब जमाना, हक जताना के बहुत अच्छा लगता है। मुझे एहसास होता है कि मैं आपके लिए अहमियत रखती हूँ, नूर ने उसके सीने पर सर रखते हुए कहा। तो गाइज़, हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। देखते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।